VRA Limited has provided the following information for the year ending 31st March 2015. Debt equity ratio बेटा 2:1. लॉन्ग टर्म डेट हमारे को दे रखे हैं 50 लाख रुपए, जिसके ऊपर 14% इंटरेस्ट जाना है. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 30%. जीपी रेशियो बेटा सेल्स के ऊपर निकलेगी. रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो भी हमने इनकम कमाई बेटा, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर्मूले चाहिए बेटा सवाल को आगे बढ़ाने के लिए, उसके बिना सवाल नहीं हो पाएगा. रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला हो गया बेटा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड. इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड. इनकम टैक्स का रेट पता है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो. कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस. कि सेल्स कैपिटल का कितने गुना है, और कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर बेटा एवरी काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स आते हैं. फिलहाल हम मान के चलते हैं कि हमारे पास इक्विटी और डेट दो ही है, क्योंकि ऊपर हमारे को डेट इक्विटी रेशियो तो मिली गई, जिसमें से डेट आपको बताए गए हैं 50 लाख रुपए के हैं, और इक्विटी आपको अलग से मिल जाएगी, जिसके ऊपर आप 50% रिटर्न भी कमा रहे हो. ओपनिंग स्टॉक आपको बताया 4,50,000 रुपए है. क्लोजिंग स्टॉक है 8% ऑफ सेल्स, तो सेल का 8% क्लोजिंग स्टॉक हो गया. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015. तो बेटा हमको ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना है. अब ट्रेडिंग पीएनएल बनाने के लिए बेटा हमारे पास नॉर्मली जो हमारे पास ट्रेडिंग पीएनएल का अकाउंट होता है, उसका फॉर्मेट कैसा हो? ट्रेडिंग एंड पीएनएल दोनों. ट्रेडिंग बनेगा, पीएनएल बनेगा. ट्रेडिंग के अंदर डेबिट साइड पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होगा. फिर आप कुछ माल खरीदते हो, कुछ और एक्सपेंसेस लगेंगे. जिसके अंदर वेजेस भी हो सकते हैं या फिर कोई भी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे. क्रेडिट साइड पे बेटा हमारे पास सेल्स भी आएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, और हमारे पास आएगा जीपी. तो जो फॉर्मेट के अंदर आपको चीज लगती है हम एक बार पहले उसको पुट कर लेते हैं. जो आइटम दे रखे हैं उसको पहले लगा करके देख लेंगे. बाकी सारी चीजें आपको वर्किंग नोट में अपने ढूंढनी पड़ेगी. यहाँ पर आपके पास बेटा एक ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. यहाँ पर आपके पास कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, जिसके अलावा एक और खर्चा इंटरेस्ट का भी होगा, जो आपको क्लियर कट पता है. अगर कोई और खर्चा नहीं हुआ इंटरेस्ट का, तो बेटा खाली इनडायरेक्ट इंटरेस्ट ही हमारे पास रहेगा. अदरवाइज इंटरेस्ट तो हमारे को नजर आ ही रहा है. इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. एक चीज और है जो क्वेश्चन ने हमारे को बताई थी, टैक्सेस. ये हमारे पास सभी खर्चे हैं, इसके अलावा और कोई खर्चा अभी तक नजर नहीं आ रहा है. हमारे पास आ जाएगा बेटा नेट प्रॉफिट. ये फॉर्मेट हो गया. अब इसमें जो भी चीजें मुझे मिल सकती हैं उनको हम ढूंढते हैं. सबसे पहले बेटा मुझे ये पता चला कि डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है, जिसमें डेट की वैल्यू मुझे 50 लाख रुपए नजर आ रही है. वर्किंग नोट शुरू करने बेटा. और बेटा ध्यान रखना, वर्किंग नोट आपके कॉस्ट अकाउंट्स के पेपर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में, अकाउंटेंसी के पेपर में, टैक्सेशन के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस है, जो पेपर चेकर है उनको वर्किंग नोट के अलग से नंबर देने के लिए कहा गया है. टीचर अगर आपको क्लास में बोलता है ना कि वर्किंग नोट के मार्क्स हैं, तो वो हम टीचर नहीं बोल रहा, वो इंस्टीट्यूट बोल रहा है. जैसे अगर एक 10 नंबर का सवाल है, तो उसमें से ये मान के चलो अगर आपका मेन सॉल्यूशन करेक्ट है, तो उसमें से 7.5 नंबर उसके मेन सॉल्यूशन के अलग दे रहा है वो आंसर शीट के अंदर, और वर्किंग नोट के नंबर को 2.5 नंबर अलग से दे रहा है बच्चों को. यानी कि अगर किसी ने सॉल्यूशन कर दिया, वर्किंग नोट अच्छे से नहीं बनाया, उसके नंबर कट गए, चाहे आंसर पूरा का पूरा मैच हो गया, बैलेंस शीट मैच हो गई. अगर वर्किंग नोट प्रॉपर नहीं है,
तो उसके नंबर कट रहे हैं। इंस्टीट्यूट जर्नल एंट्री के नंबर, जर्नल एंट्री के अंदर नरेशन के नंबर काट रहा है। अकाउंट्स में अमल कमीशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह करते हो, उसके अंदर जो जर्नल एंट्री तुम करते हो उसके अंदर भी तुम्हारे को नरेशन लिखनी है। तो अपनी प्रेजेंटेशन संभालना, आंसर तो मैच होते रहते हैं बेटा। समझ में आ गई सबको बात? वर्किंग नोट के अलग से नंबर मिल रहे हैं। इंस्टीट्यूट एक सवाल में, जैसे अगर तुम अमल कमीशन का या फिर कोई भी क्वेश्चन करते हो, उस एक क्वेश्चन के अंदर अगर 10 एंट्री है, हर एंट्री के सेपरेट मार्क्स हैं। पेपर चेकर एक एक एंट्री पे अलग अलग मार्क्स दे रहा है 10 नंबर के सवाल में। वो पूरे क्वेश्चन की मार्किंग एक साथ नहीं हो रही, हर एंट्री की स्पेसिफिक मार्किंग हो रही है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो है बेटा हमारे पास 2:1, जिसमें डेट की वैल्यू मुझे पता है 50 लाख रुपए, 14% लॉन्ग टर्म डेट। तो बेटा अगर ये 50 लाख रुपए हैं तो इसको 2 से डिवाइड करके इक्विटी आ जाएगा, यानी कि इक्विटी, जिसका मतलब होता है बेटा इक्विटी शेयर होल्डर फंड। यहाँ पे जो इक्विटी होती है बेटा वो इक्विटी शेयर होल्डर फंड है। सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, यानी कि इसके अंदर रिटेन अर्निंग वगैरह सब शामिल है। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड ही आ जाएगा आपके पास सीधे 25 लाख रुपए। जैसे ही मुझे इक्विटी की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब बेटा हमारे पास कैपिटल इंप्लॉयड भी आ गई। हमारे को क्वेश्चन ने बताया था कैपिटल इंप्लॉयड के बारे में। कैपिटल टर्नओवर रेशियो 1.2 टाइम्स सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 1.2। और कैपिटल एम्प्लॉयड में आपके पास डेट एंड इक्विटी दोनों है 75 लाख। तो इससे हमारे पास बेटा सेल्स आ जाएगी। कितनी होगी सेल्स? 90 लाख। 90 लाख। तो 90 लाख की बेटा सेल होगी। सेल से हमारे पास जीपी आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स का 30%। 40 लाख। %30 है ना? यस सर। तो 27 लाख रुपए का बेटा जीपी हो गया। तो पुट कर देते हैं उसकी जगह पर। सेल को पुट कर देते हैं 90 लाख। ओपनिंग स्टॉक है 4.5 लाख रुपए। क्लोजिंग स्टॉक है सेल्स का 8%। 8%। बेटा सारी चीजें कैलकुलेट करके दिखानी है, जो भी चीज सवाल में नहीं है। सेल्स का 8% कितना हो गया ये? 7,20,000। जो रेशो में आपको पहली वैल्यू मिल गई है, जो भी रोकड़ा दे रखा है ना बेटा, वहीं से आपके आंसर स्टार्ट होगा। बाकी सारी चीजें देखो आपको दे रहा परसेंटेज रेशो टाइम्स, ये सारी इंफॉर्मेशन वैसी है। रोकड़े में जो चीज मिल गई भैया, वहीं से आपका सवाल शुरू हो सकता है। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारे पास 7,20,000। उसके बाद क्वेश्चन ने हमारे को बताया है जीपी रेशो का यूज होगा। डेट के ऊपर इंटरेस्ट है बेटा 50 लाख के ऊपर 14% के हिसाब से 7 लाख रुपए का इंटरेस्ट। 7 लाख रुपए। ठीक है जी। और बेटा हमारे पास क्योंकि वेजेस वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अलग से नहीं है, परचेज निकालने की मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन अलग से नहीं है, तो हम वेजेस ऐसा मान के चलते हैं, ये परचेजेस एंड वेजेस एंड एक्सपेंसेस एक साथ हो गए सारी चीजें। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो भी अमाउंट है। 7 लाख हो गया 97,20,000 माइनस 27 lakhs एंड 4,50,000। कितना हो गया? 65 लाख 70,000। 65 सर। 65 लाख। 65,70,000 रुपए। इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट बेटा हमारे पास 27 लाख रुपए है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी पता नहीं है।
रेशियो, जीपी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी। बेटा रिटर्न ऑन इक्विटी से आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 50% आपको दे रखा है इस सवाल में, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ही इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि इक्विटी की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। और इसका आंसर आपको बता रखा है कि इक्विटी को जो रिटर्न मिल रहे हैं वो कितने परसेंट है, 50%। चलो इससे बेटा आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स शेयर होल्डर फंड है ये हमारे पास 25 लाख रुपए, तो ये हो गया 12.5 लाख। नेट प्रॉफिट 12,50,000। टैक्स का अमाउंट बता सकते हो क्या? टैक्स है बेटा 35%। अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स 12.5 लाख है तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना रहा होगा, ये तो हमको आता है करने। सर अगर 35% टैक्स का रेट है तो इसका मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स 65% की वैल्यू है। सर 6,73,076 रुपीज। ये क्या है, टैक्स का अमाउंट? यस सर। अच्छा, तो फिर उसके लिए पहले मुझे इसको 35 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अगर टैक्स निकालना है सिर्फ। ये अगर 12.5 लाख रुपए अर्निंग आफ्टर टैक्स है जो कि 65% की वैल्यू, तो 35% की वैल्यू कितनी कितनी बता रहे हो बेटा? 6 लाख 73,000 77 रुपीज। 77 रुपीज। तो बेटा ये टैक्स का अमाउंट है 6,73,077 रुपए, 6,73,077 रुपीज। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे बेटा बैलेंसिंग फिगर, अगर कोई आता है तो। कितना रहा बेटा? 27 लाख माइनस 76,000 923 yes sir। तो एक इंफॉर्मेशन जो भी अमाउंट आपको दे रखा है बेटा उससे आपको स्टार्ट करना है अपना। आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकलती जाएंगी प्रोवाइडेड आपको फॉर्मूले सारे अवेलेबल आपको आते हो, जितने भी सवाल के अंदर दे रखे हैं, जितनी रेशोज दे रखी है उन सबका इस्तेमाल हो जाएगा, आपके पास आपका आंसर तैयार है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, छोटा सा सवाल है। From the following information, prepare a summarized balance sheet as at 31st March 1990. Working capital, बेटा अगर किसी सवाल में वर्किंग कैपिटल मिली हो, 60 में मिली हो, करंट रेशियो, इतना भी बहुत अच्छा डेटा होता है। और उसके साथ अगर लिक्विड रेशियो मिल जाए तो ये तो कमाल का डेटा है बेटा। अगर इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाए ये सवाल तो डेड होएगा ही होएगा। वर्किंग कैपिटल भी मिल गई जिसका हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है बेटा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और करंट रेशियो का भी हमको फॉर्मूला पता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यस सर। बेटा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन, जो कि आपको दे कितना रखा है? आपको दे रखा है बेटा 2.5। फॉर्मूला हो गया जी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो मुझे पता चल गया जी करंट एसेट्स जो है वो करंट लायबिलिटी का 2.5 गुना है। फिर वर्किंग कैपिटल पुट कर देंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हो गया जी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1,20,000। और अब मैं करंट एसेट्स की जगह पर ये 2.5 करंट लायबिलिटी पुट कर सकता हूं। यही वाली वैल्यू बेटा हम आगे पुट कर देंगे।
0.5 करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी, ये हो जाएगा 1.5 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1,20,000, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 80,000। और अगर करंट लाइबिलिटी पता है तो करंट एसेट्स भी पता चल जाएंगे। 0.5 करंट लाइबिलिटी, तो करंट एसेट्स भी मिल गई, करंट लाइबिलिटीज भी मिल गई। साथ में एक रेशो दे रखी है बेटा, लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है? हाँ जी बेटा, लिक्विड रेशो आवाज नहीं आ रही बेटा मेरे पास। लिक्विड रेशो इज क्विक रेशो, क्विक। Quick assets upon current liabilities. फॉर्मूला तो हमने यही पढ़ा है बेटा, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या इसके नीचे लिक्विड लाइबिलिटी नहीं होता? सर लिक्विड लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी में कोई फर्क होता है? अगर याद हो सर, अरे होता है, एक छोटा सा फर्क होता है बेटा। वही फर्क इस वाली सवाल के अंदर वैसे हम नॉर्मली नहीं लेते। नॉर्मली हम लिक्विड रेशियो लेते हैं, लिक्विड एसेट यानी कि क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी पूरी यूज कर लेते हैं, लेकिन बेटा हमने डिस्कशन के अंदर, अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी हो रेशियो वाली, तो उसमें एक डिस्कशन किया गया था ओवरड्राफ्ट को लेकर के, बैंक ओवरड्राफ्ट। इस सवाल में बैंक ओवरड्राफ्ट आपको अलग से दे रखा है बेटा। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट अलग से दे रखा है तो उसकी इंटेंशन यही है कि आप इसको अपनी लिक्विड एसेट्स की कैलकुलेशन में हटाओ। क्योंकि बेटा होता क्या है, ये इमीडिएटली पेबल नहीं होता। बैंक वाले इसको मांग कभी भी सकते हैं, 1 साल के लिए ही लिमिट सैंक्शन होते हैं, लेकिन ये हर साल रीन्यू हो जाता है, ये इमीडिएटली पेबल नहीं होता। बैंक ओवरड्राफ्ट जो बाकी करंट लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर है, मैंने माल खरीद रखा है, मुझे उसकी पेमेंट करनी है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट जो मैंने बैंक से उधार ले रखा है, ये हर साल रीन्यू हो जाता है, तो ये मेरी लिक्विड लाइबिलिटी का पार्ट नहीं माना जाता। अगर आपको अलग से चमका के बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा हो क्वेश्चन में, तो आप एक असम्पशन डालोगे और उसको अपनी क्या मान लोगे, अपनी लिक्विड लाइबिलिटी का पार्ट नहीं मानोगे। तो लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटी। अब लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या है? रेशियो तुम्हारे को दे रखी है 1.5। लिक्विड एसेट्स होता है बेटा करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस जब तक वो चीख चीख के नहीं देगा, हम नहीं मानेंगे बेटा। दो चीजें अपने आप से नहीं माननी, एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं मानते, एक हम प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं मानते। तो अगर कभी डेट इक्विटी रेशियो वगैरह दे रखे तो वहां पर आप प्रेफरेंशियल मान के ही मत चलना कि प्रेफरेंशियल है, जब तक क्वेश्चन खुद से ना बताए। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्रेफरेंशियल हम अपने आप से कभी अज्यूम नहीं करेंगे। तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, और नीचे लिक्विड लाइबिलिटी में वैसे तो बेटा पूरी की पूरी करंट लाइबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर एक नई आइटम आपको दे रखी है, बैंक ओवरड्राफ्ट वाली, आपको माइनस करनी। तो करंट एसेट्स हमारे को पता है जी 2 लाख है, स्टॉक नहीं पता। करंट लाइबिलिटीज पता है 80,000 है, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी पता है 20,000। बेटा 60,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से हो जाएगा 90,000। तो 2 लाख माइनस स्टॉक, स्टॉक आ जाएगा अपने पास 1,10,000। बेटा बैलेंस शीट बनाने के लिए वैसे तो हमारे पास टोटल करंट एसेट्स हैं, और टोटल करंट एसेट्स के अंदर से मुझे स्टॉक का पार्ट अलग मिल गया। अगर टोटल करंट एसेट 2 लाख है और स्टॉक उसमें से 1,10,000 है, तो बाकी का हो जाएगा 90,000 के अंदर अभी कैश भी है, डेटर भी है और अदर करंट एसेट्स भी है। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा बैलेंस शीट में जो टोटल इक्विटी का पार्ट है उसमें से 80,000 रिजर्व एंड सरप्लस है, और एक आपको रेशो दे रखी है जी, फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशो। फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी मतलब टोटल फिक्स्ड एसेट्स का जो अमाउंट है वो इक्विटी का कितने परसेंट है। ये इक्विटी का हिस्सा दे रखा है बेटा आपको। फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी मतलब मालिकों का पैसा। फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी। अब प्रोप्राइटरी मतलब आप यहां पर सीधा लिखो इक्विटी।
ये है जी 0.75। तो अगर आप बेटा फिक्स्ड एसेट्स ढूंढना चाहते हो तो आप 0.75 इक्विटी कर लो, और इक्विटी के अंदर बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों चीजें शामिल होती है, ध्यान रखना। अब बेटा जरा हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएं, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, यहाँ पर अभी कुछ काम करना है। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा बेटा, जितनी जानकारी है उसके हिसाब से बैलेंस शीट में आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डेट के बारे में कोई जानकारी मिली नहीं, करंट लायबिलिटीज जिसके अंदर हमारे पास एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बाकी के अदर करंट लायबिलिटीज है। इधर हमारे पास एक फिक्स्ड एसेट्स है, एक करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास जो जानकारी है वो स्टॉक की तो अलग से आ चुकी है, और हमको चाहिए कैश एंड डेटर्स एक साथ लिख देंगे, क्योंकि कोई रेशो है नहीं, डेटर टर्नओवर रेशो वगैरह होती तो उससे हम निकाल भी लेते डेटर्स को, लेकिन वो सारी चीजें नहीं है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन मिल गई उसको डाल देते हैं यहाँ पे। शेयर कैपिटल का भी हमारे को नहीं पता, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस हमारे को पता है 80,000। करंट लायबिलिटी हमारे को पता है 80,000, जिसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 है, बाकी का अदर हो जाएगा 60,000। करंट एसेट्स बेटा हमारे को पता है 2 लाख, जिसमें से स्टॉक हमारा 90,000 है, बाकी का हो जाएगा 1,10,000 कैश एंड डेटर्स। तो ये बैलेंस शीट का फिलहाल हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन थी बेटा वो हमने इसमें डाल दी। स्टॉक 1,10,000 है, सॉरी सोना नहीं है बेटा, जागते रहो। अब ये तो हमारे को पता है बेटा बैलेंस शीट की दोनों साइड आजकल बराबर होती है, इसका मतलब शेयर कैपिटल प्लस 1,60,000, बल्कि मैं ऐसे लिखूं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि इक्विटी, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस करंट लायबिलिटीज शुड बी इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अब शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का हमारे को पता है कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्विटी, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड। करंट लायबिलिटी है हमारे पास 80,000, फिक्स्ड एसेट्स हमारे को नहीं पता, और करंट एसेट्स हमारे पास है 2 लाख। लेकिन हमने ऊपर फिक्स्ड एसेट्स का और इक्विटी का एक रिलेशन बनाया था। फिक्स्ड एसेट्स ये बेटा जो नीचे कैलकुलेशन होगी, नेवली कैलकुलेशन जो ऊपर करनी थी ऊपर लिखते हैं इसको। बेटा इसमें क्या होगा, इक्विटी और इसका हमने रिलेशन बनाया, तो फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू 0.75 इक्विटी प्लस 2 लाख इज इक्वल टू इक्विटी प्लस 80,000। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 0.25 इक्विटी इज इक्वल टू 1,20,000, और इक्विटी इज इक्वल टू 4,80,000, जिसमें से रिजर्व हो जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी 4,80,000 माइनस रिजर्व जो कि 80,000 के थे, यानी कि 4 लाख रुपए। बेटा शेयर कैपिटल 4 लाख है, फिक्स्ड एसेट्स इसका 0.75 यानी कि 3 लाख है, 4,80,000 का 0.75 यानी कि 3,60,000 आ जाएगा। तो बैलेंस शीट का टोटल बन जाएगा जी 5,60,000 और 5,60,000। किसी को बेटा इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। प्रोसेस बेटा कहाँ से शुरू करना है? अगर ये सवाल में 3 चीजें हुई तो पहले तो आपने इन 3 चीजों का इस्तेमाल करना है, बाकी सारी रेशोज बाद में यूज होंगी। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो। 2018 सीए इंटर। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, द अकाउंटेंट ऑफ मून लिमिटेड हैज रिपोर्टेड द फॉलोइंग डेटा। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी दे रखी है बेटा 20%, और अगर मुझे जीपी पता है, जीपी रेशो पता है, तो सेल निकल आएगी फटाफट। फिर उसके बाद दे रखा है टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। देखो ग्रॉस प्रॉफिट मिला हुआ है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो भी दे रखी है, तो सबसे पहले तो हम इसकी सेल ही ढूंढ लेंगे। 60,000 अगर 20% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी हो जाएगा 3 लाख रुपए। इसका मतलब सेल होगी बेटा 3 लाख रुपीस। फिर मुझे दे रखा है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है बेटा सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। सेल्स टोटल एसेट्स का कितने गुना है, वो है 0.3। तो सेल्स अगर आपको पता है जी 30,000 है, तो उससे टोटल एसेट्स निकल आएंगे। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू सेल्स बाय 0.3, दैट इज 1 लाख। $10 लाख। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.3 इज इक्वल टू 10 लाख। तो टोटल एसेट जो हो गई बेटा वो 10 लाख हो गई, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना वो 10 लाख आएगी। तो लायबिलिटी भी टोटल 10 लाख हो गई। उसके बाद नेट वर्थ यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड टू टोटल एसेट्स 90%, इससे बेटा नेट वर्थ मिल गई। सेल्स का नेट वर्थ टू टोटल एसेट, तो टोटल एसेट यानी कि 10 लाख का 90% है। उसके बाद तो इसका मतलब ये हो गया बेटा 9 लाख करंट लायबिलिटी हो गई 1 लाख, और अब आपको मिल रहा है करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 1.5। तो करंट एसेट्स बेटा आपको पता है लायबिलिटी का 1.5 गुना, और करंट लायबिलिटी मात्र 1 लाख रुपए ऊपर हमने देखा है बैलेंस शीट में। क्योंकि टोटल बैलेंस शीट 10 लाख की है, जिसमें 2 लाख के तो नेटवर्थ हो गई, 1 लाख की करंट लायबिलिटी हो गई। करंट लायबिलिटी 1 लाख, उसका 1.5 गुना 1.5 लाख। तो करंट एसेट्स भी मिल गई हमारे को टोटल 1.5 लाख, जिसके अंदर स्टॉक भी है, डेटर भी है और कैश भी है, तीनों चीजें चाहिए अलग अलग। लिक्विड एसेट टू करंट लायबिलिटी, इससे बेटा स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक। लिक्विड एसेट्स यानी कि करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो करंट एसेट्स हैं 1.5 लाख, स्टॉक आपको नहीं पता, और करंट लायबिलिटी है 1 लाख, तो स्टॉक आ जाएगा 50,000। टोटल करंट एसेट्स में स्टॉक अलग हो गया। अभी डेटा ढूंढना है, डेटा के लिए भी इंफॉर्मेशन है कि टोटल सेल में से 80% सेल क्रेडिट सेल है, जिसका 60 दिन का पैसा ब्लॉक रहता है। ठीक है, निकाल लेते हैं डेटर्स की वैल्यू। टोटल सेल में से 80% सेल क्रेडिट सेल है, ये तो होगी जी पूरे साल की क्रेडिट सेल, और 60 दिन का पैसा आउटस्टैंडिंग रहता है डेटर्स के पास। तो ये हो गया जी 2,40,000 और 40,000 रुपए के डेटर बन रहे बेटा। बाकी कुछ और आ रहा है तो बता दो। तो 40,000 के डेटर हो गए, 50,000 का स्टॉक हो गया, और बाकी का 60,000 आ जाएगा बेटा कैश। स्टॉक हो गया जी
50,000, 40,000 के डेटर, 60,000 का अदर, जो भी टोटल हमारी करंट एसेट्स 1.5 लाख रुपए और बाकी का आ जाएगा 8.5 लाख रुपए का फिक्स्ड एसेट्स। खत्म हो गया बेटा ये सवाल। ये सवाल पेपर में 10-10 नंबर के आ रहे हैं। अच्छे से फॉर्मूले सारे याद करोगे 10 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 48 में इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखी है 7 टाइम्स बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा अगर आपको याद हो तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स दे रखा है 25%, और अगर 25% जीपी है तो इसका मतलब बाकी का 75% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है। ऐसे ही होता था 100% माइनस जीपी इज इक्वल टू सीओजीएस। सेल्स टू फिक्स्ड एसेट्स 2 टाइम्स है। एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड, सेल्स का 1.5 महीने का पैसा बेटा आपका डेटर के पास ब्लॉक रहता है, इससे डेटर निकल के आएंगे। करंट रेशियो दे रखी है, लिक्विड रेशियो दे रखी है और वर्किंग कैपिटल दे रखी है। बस यही वो चीज है बेटा जहां से हमारा सवाल शुरू होने वाला है। रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल, यानी कि इक्विटी के अंदर 2 हिस्से हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व। उनकी आपस में रेशियो 0.25 है। रिजर्व 0.25, इक्विटी 1, शेयर कैपिटल 1 हो जाएगी, 0.25 रिजर्व हो जाएगी। लॉन्ग टर्म डेट 0, ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस। हो गया काम। चलो, तो जितनी जानकारी है मोर देन इनफ है बेटा। सबसे पहले हम यूज कहां से करेंगे, वर्किंग कैपिटल से शुरू करते हैं। करंट एसेट्स, करंट रेशियो। करंट रेशियो में बेटा हमारे पास है फिक्स करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटीज। फिर वर्किंग कैपिटल क्या रेशियो हमारे को दे रखी है 8 लाख रुपए, यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 8 लाख रुपए है। करंट एसेट्स की जगह बेटा मैं लिखूंगा 2 करंट लायबिलिटीज माइनस में 1 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 8 लाख। तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी बेटा हमारे पास 8 लाख रुपए। लिक्विड रेशियो भी दे रखी है, क्विक एसेट्स यानी कि करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज 1.25। करंट एसेट्स है बेटा हमारे पास 2 करंट लायबिलिटीज यानी कि 16 लाख। करंट लायबिलिटी की वैल्यू 8 लाख। चलो 15 लाख माइनस स्टॉक इज इक्वल टू 10 लाख। तो स्टॉक आ जाएगा बेटा 6 लाख। ओके, अब स्टॉक वाली बेटा मेरे पास एक रेशियो अवेलेबल है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला लगेगा बेटा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक होता है, लेकिन बेटा एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों चाहिए होते हैं। दोनों में से कोई जानकारी अलग से नहीं है, तो हम सीधा स्टॉक लिखेंगे। यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आने वाला। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारे को दे रखी है 7 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई जी 42 लाख। बस हो गया हमारे सवाल का काम पूरा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा 42 लाख दे रखिए, सेल्स निकल आएगी 75% है बेटा सेल्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स का
75% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो सेल्स निकल आएगी बेटा हमारे पास 56 लाख। तो सेल्स आ गए, इससे बेटा डेटर्स निकल आएंगे, फिक्स्ड एसेट्स भी निकल आएगी। सेल्स टू फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स टू फिक्स्ड एसेट्स हैं जी 2 टाइम्स, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स हो गई सेल्स का हाफ 28 लाख रुपए। डेटर कलेक्शन पीरियड के बारे में लिखा हुआ है जी, 1.5 महीने का पैसा आपका डेटर के पास रहता है। तो सेल्स का 1.5 महीने का अमाउंट कितना आता है बेटा, ये 1.5 डिवाइड बाय 12 करके हाँ जी बेटा कैलकुलेटर बताओ। 7 लाख। 7 लाख रुपीस। तो डेटर्स की वैल्यू भी आ गई, स्टॉक की वैल्यू भी आ गई, बाकी हो जाएंगे बेटा कैश एंड अदर करंट एसेट्स। हम बैलेंस शीट बनाएंगे और उसमें से रिजर्व और इक्विटी हम अलग अलग कर लेंगे, कौन सी जगह छोड़ देते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे। तो बैलेंस शीट में एक तो आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, साथ में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 8 लाख। इधर हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू भी आ गई थी बेटा हमारे पास 28 लाख रुपए और करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई थी 16 लाख रुपए। फिक्स्ड एसेट्स 28 लाख, करंट एसेट्स 16 लाख, जिसमें से डेटर्स भी हैं, स्टॉक भी है, कैश एंड अदर हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। डेटर्स हैं 7 लाख रुपए, स्टॉक है 6 लाख रुपए। कैश हो जाएगा बेटा 3 लाख। तो 28 लाख और 16 लाख टोटल हो गए जी 44 लाख। तो आपकी बैलेंस शीट का टोटल भी हो गया बेटा 44 लाख। अब 44 लाख में से अगर 8 लाख रुपए करंट लायबिलिटी के हैं, तो इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स मिला के हो गए 36 लाख रुपए। बेटा 44 लाख में से 8 लाख रुपए अगर करंट लायबिलिटी है, तो बाकी इक्विटी और रिजर्व मिला के हो गए 36 लाख। इक्विटी के मुकाबले रिजर्व 25% है, ऐसा हमारे को बताया था। रिजर्व्स इक्विटी का, इक्विटी शेयर कैपिटल का 0.25 है। 1.25 इक्विटी 36 लाख, तो बाकी आ जाएगा इक्विटी कितना आ रहा है, 28,80,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 28,80,000 है। 7,20,000 रुपए रिजर्व। ये बैलेंस शीट वैल्यू होगी। सवाल नंबर 50 देखो, 50। The assets of Sona Limited consist of fixed assets and current assets, while its current liabilities comprises bank credit to other current liabilities in the ratio of 2:1.
बेटा हमारे पास बैंक क्रेडिट भी है और अदर करंट लाइबिलिटीज भी है टोटल करंट लाइबिलिटी के अंदर। और हमारे पास है you're required to prepare the balance sheet of the company as on 31st March 2013 with the help of the following information. Share capital हमारे पास है 575, वर्किंग कैपिटल हमारे पास है 1.5 लाख, ग्रॉस मार्जिन है बेटा 25%, ग्रॉस मार्जिन यानी कि जीपी रेशो सेल्स का 25%, वर्किंग कैपिटल मिल गई है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेटा आपको दे रखा है, इससे हमारे पास स्टॉक की वैल्यू निकल आएगी, एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है, इससे डेटर निकल आएंगे, करंट रेशियो और क्विक रेशियो दे रखे, इससे हमारा स्टॉक निकल आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस टू बैंक एंड कैश, रिजर्व एंड सरप्लस जो आपकी बैलेंस शीट में है उसकी बैंक और कैश के साथ जो रेशियो है बेटा वो 4 है। चलो कहीं किसी ना किसी तरीके से तो निकलेगा ये भी। सबसे पहले बेटा हमारे पास है वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 1.5, करंट असेट्स इज इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटीज। रेशियो बेटा हमारे पास वर्किंग कैपिटल दे रखे 1.5 लाख रुपए, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स की जगह पुट करेंगे 1.5 करंट लायबिलिटी माइनस में करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1.5 लाख, करंट लायबिलिटी आ जाएगा बेटा ये 3 लाख रुपए, नहीं हाँ 3 लाख रुपए, और करंट एसेट्स हो जाएगा बेटा 3 लाख का 1.5 गुना, ₹4.5 लाख। जानकारी में बेटा हमारे पास है क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 0.8, 4.5 लाख, स्टॉक पता नहीं है, करंट लायबिलिटी है 3 लाख 0.8, 2,40,000, स्टॉक आ जाएगा बेटा हमारे पास 2,10,000। अभी हमारे पास है बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जब स्टॉक हो तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो बेटा हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला लिखा हुआ है 5 टाइम्स, फॉर्मूला होता है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन स्टॉक इज इक्वल टू 5, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय 2,10,000, 10,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स का 75% है, ये यहां से पता चलता है, बिल्कुल सेम इंफॉर्मेशन पहले भी सवाल में आई थी। जब जीपी रेशियो 25% है तो बाकी का 75% होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि 10,50,000 75% की वैल्यू है। हंड्रेड की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 10,50,000 अगर 75 की वैल्यू है 14 लाख, तो सेल्स हो गई बेटा ये 14 लाख रुपए। सेल्स के साथ क्या कनेक्टेड है बेटा? एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारे को दे रखा है, इससे हमारे डेटर्स की वैल्यू निकल आएगी, 1.5 महीने का पैसा डेटर्स के पास पड़ा हुआ है। 14 लाख रुपए पूरे साल की सेल है, तो 1.5 महीने की कितनी? 1,75,000। तो ये डेटर्स बन गए, डेटर्स पता चल गया, स्टॉक पता चल गया, बाकी का हो जाएगा कैश एंड अदर एसेट्स। फिर टोटल करंट एसेट्स में से 4.5 लाख, 2,10,000 और 1,75,000 हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बाकी का कैश एंड अदर। और कैश की जैसी वैल्यू आपको पता चल जाएगी, उसका वो बेटा रिजर्व्स उसका 4 गुना हो जाएगा, रिजर्व्स
टू बैंक एंड कैश, रिजर्व्स बैंक एंड कैश का 4 गुना है। ठीक है, तो बेटा दोनों जैसी कैश मुझे मिल जाएगा उसका 4 गुना हो जाएगा रिजर्व्स, कैश एंड बैंक इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट जो कि हमारे को दे रखी है कितने की 4.5 लाख रुपए, 2,10,000 का स्टॉक है, 1,75,000 के डेटर है, बाकी का आ जाएगा कैश एंड बैंक। ₹65,000 आ रहे हैं, 65,000 रुपए कैश एंड बैंक है, यानी कि जो रिजर्व एंड सरप्लस बनेगा वो 65,000 का 4 टाइम्स बन जाएगा। 65,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 2,60,000। तो अभी मेरे पास बेटा लगभग सारी इंफॉर्मेशन है, शेयर कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल, सारी चीजें हैं। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। डेट के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं, क्वेश्चन लायबिलिटीज 3 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2,60,000, शेयर कैपिटल 5,75,000, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, बैलेंसिंग फिगर आएगी, बाकी का हो गया करंट एसेट्स 4.5 लाख। स्टॉक, डेटर और कैश की वैल्यू बेटा वैसे हमने अलग ढूंढ ली है, लेकिन बैलेंस शीट में तो टोटल मैटर करेगा 4.5 लाख। अलग अलग लिखनी है आपको यहाँ पर। ये हो गया टोटल कितना, 5, 2, 7, 3, 10, 75,000, 11,35,000। $6,85,000 बैलेंसिंग फिगर। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। जैसी जैसी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी वैसे वैसे उसको यूज करते जाना है। बस जो अमाउंट हमारे को मिल जाएगा, जो रोकड़ा मिल जाएगा, सबसे पहले पहले सवाल वहीं से स्टार्ट होएगा। आपको बेटा इस चैप्टर में से सिर्फ वही सवाल करने हैं जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। मोर देन 28 क्वेश्चंस है जो पास्ट एग्जामिनेशन वाले हैं आपके बुक के अंदर। तो इतने सवाल भी अगर आपने कर लिए तो मोर देन इनफ है। लेकिन सवाल छेड़ने से पहले सभी के सभी आपके जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, उसके बिना सवाल करना हो जाएगा बहुत भारी। ठीक है, प्रैक्टिस करो। कोई अगर डाउट सेशन रखना है तो डाउट सेशन रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर।